हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का वीडियो देखने के लिए उत्सुक होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बुआ द्विघात समीकरण। यह एक्सरसाइज 5.3 का फुल कॉन्सेप्ट देने वाला वीडियो होगा। मतलब इसमें आपको बताया जाएगा सूत्र, नियम, कानून, परिभाषा, जो भी उपयोगी बातें होंगी वो बताया जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में हम साबित करेंगे, दैट इज किसी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। इस बात को हम साबित करके बताएंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्ञान मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए और भरपूर लाभ उठाइए। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण शुरू करते हैं। 11th क्लास के लिए है ये वीडियो। आइए, स्वागत है। फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है द्विघात समीकरण। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये द्विघात समीकरण हम कहते किसको, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो बस सिंपल सा परिभाषा है कि जिस समीकरण में चर x रह सकता है, y रह सकता है, z रह सकता है, बस और क्या। जिस समीकरण में चर का जो घात है, यानी कि डिग्री कहेंगे अंग्रेजी में, घात को अंग्रेजी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, डिग्री कहेंगे, पावर। ठीक है। जिस समीकरण में चर का मतलब x भी रह सकता है, y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही तीन यूज होता है मैथ में। तो जिस समीकरण में चर का घात यानी कि डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया कि जिस समीकरण में चर का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कहिएगा सर कुछ उदाहरण दे दीजिए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है। जैसे 4x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह आपका एक द्विघात समीकरण है। इसको वर्ग समीकरण भी आप कह सकते हैं। यस, द्विघात समीकरण को आप चाहो तो आप इसको वर्ग समीकरण भी कह सकते हो। तो यह एक वर्ग समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। x² प्लस 2 इक्वल टू 0, √2x² प्लस 3√2x प्लस 4 इक्वल टू 0 etc। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हो गए बुआ, वह आपके हो गए द्विघात समीकरण के। अब द्विघात समीकरण तो समझ गए, उसके उदाहरण समझ गए। अब इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे जेनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ शॉर्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेलिंग। तो ठीक है, देखते हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां मतलब वेयर a नॉट इक्वल टू 0। मतलब इस समीकरण के भीतर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब
बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब आपके मन में आता होगा कि सर ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या है कि ए का मान 0 नहीं हो सकता है? तो लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके मन में आया है। अगर ए का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, इसको सोचते हैं। अगर ए का मान 0 हो जाए प्यारे बच्चों, तो 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा, एक्स स्क्वायर खत्म। आपको मालूम है कि 0 गुना समथिंग तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाता है। तो जब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए जो है वो आपका 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। और जब एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, तो जब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, तब तो वह रैखिक समीकरण हो जाएगा। बस इतना बचेगा, bx प्लस सी बराबर 0। यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर 1 होता है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ शर्त लिखना जरूरी है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण को अगर एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, तो इसमें गारंटी है कि a 0 नहीं होगा। आप एकदम दिमाग में रखिए, b 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर a 0 हो गया तो भैया फर्क पड़ जाएगा। फर्क इतना पड़ जाएगा कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे a को प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग a को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे है, एक्स स्क्वायर में ए गुना कर रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अंग्रेजी में बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे, हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बी को बोलेंगे, बी एक्स में गुना कर रहा है तो यह x का गुणांक हो गया बुआ, यह x का गुणांक हो गया, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है, x का गुणांक, x में गुना कर रहा है तो x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, x का गुणांक। और c को कहा जाता है बुआ अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। c को अचर पद कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण में a b c कोई रियल नंबर होगा जहां a 0 के बराबर नहीं होगा और a b c का नाम पर्टिकुलर क्या है, तो a का नाम x स्क्वायर का गुणांक, b का नाम x का गुणांक और c का नाम अचर पद। अब शायद हम नीचे नहीं लिख पाएंगे, जरा देख लेते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग इस साइड आएंगे। चलिए, जी, अब हमारा अगला टॉपिक होगा 3 नंबर में। हम लोग कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जब वैल्यू हम निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसका जो मान निकालते हैं, इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, फ्रेम से बाहर तो नहीं गया समीकरण, देख लेते हैं, हाँ नहीं गया अभी, द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी वैल्यू आएगा, उसको द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्त कर कहा जाता है जी। इसे प्रायः कैपिटल D से प्रकट किया जाता है।
अब आप कहेंगे कि सर डी से ही क्यों प्रकट किया जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों, विवेचक का अंग्रेजी नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसका स्पेलिंग डी से शुरू होता है, इसलिए डी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डी का फॉर्मूला द्विघात समीकरण चैप्टर में डी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप बता देना बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये डेफिनेशन ही होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक कहा जाता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है, इसको आप याद रखिएगा। तो द्विघात समीकरण के विवेचक को डी से सूचित करते हैं और डी का पूरा नाम इधर मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है विवेचक के लिए इंग्लिश वर्ड, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट। अब आगे आइए 4 नंबर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 10th में भी पढ़ना था बउआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में भी पढ़ना है। अब बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि सर द्विघात समीकरण चैप्टर तो 10th में भी पढ़ना था, 11th में भी पढ़ना है, तो क्या दोनों क्लास में सेम क्वेश्चन मिलेगा या दोनों क्लास के क्वेश्चन में कोई फर्क है, कुछ अंतर है? ये बच्चों के मन में सवाल आता है और आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने क्लियर बता देना चाहता हूँ, एकदम साफ और स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th में पढ़ना था प्यारे बच्चों, तनी 10th वाला का बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th, इसमें क्या था, डी का वैल्यू 0 था, इसको सोल्व करना था, और अथवा डी का वैल्यू 0 से बड़ा था, उसको सोल्व करना था। यानी कि विवेचक का मान अगर 0 था तो ऐसे द्विघात समीकरण को सोल्व करना था, या डी का वैल्यू 0 से बड़ा था। 0 से बड़ा का मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर 10, 20, 50, 100, 1/2 कुछ भी, तो डी का मान 0 के इक्वल था अथवा डी का वैल्यू 0 से बड़ा था। तो ऐसे द्विघात समीकरण को सोल्व करना ये 10th क्लास का विषय वस्तु था। लेकिन आपको यहाँ 11th क्लास में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहाँ वाला, 11th वाला बुआ। तो 11th क्लास के अंतर्गत जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगे सोल्व करने के लिए, वहां पे डी का वैल्यू लेस देन 0 होने वाला है। डी का वैल्यू लेस देन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, यानी डी का मान माइनस में रहेगा। अरे लेस देन 0 का क्या मतलब, फ्रेम से बाहर तो नहीं हुए हम लोग, बिल्कुल नहीं, एकदम ठीक ठाक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको 11th में सोल्व करना है, उसमें डी का वैल्यू क्या है, लेस देन 0। इसको पढ़ते हैं डी इज लेस देन 0, अंग्रेजी में पढ़ते हैं डी इज लेस देन 0, और इसको हिंदी में बोलते हैं डी का मान 0 से छोटा है, या डी का मान 0 से कम है। तो 0 से कम का मतलब तो आप लोग जानते हैं, 0 से कम इसका मतलब माइनस में। यानी कि 11th क्लास में जितना भी द्विघात समीकरण आपको सोल्व करने के लिए मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 5.3 में, उसमें आप जरूर इस बात को महसूस करोगे, फील करोगे कि हाँ सर, जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करने जा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में डी का मान 0 से छोटा हो रहा है। तो अब एक और बात यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि 10th क्लास के अंतर्गत जितने भी द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया है, उसमें डी या तो 0 के बराबर होता था या डी 0 से बड़ा होता था। तो इस स्थिति में जो द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन आता था वह रियल नंबर के सेट में आता था। कहाँ आता था बुआ, रियल नंबर के सेट में, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में उसका हल आता था। यानी 10वां क्लास का जो द्विघात समीकरण था वह वास्तविक संख्याओं को लेकर पढ़ना था। लेकिन 11वां क्लास का जो द्विघात समीकरण है
उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के संसार में मिलेगा। इसीलिए एक साथ चैप्टर बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब 11th क्लास के भीतर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है, जो भी द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वह आपको कहाँ मिलने वाला है? नॉट इन द सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में नहीं मिलने वाला है। उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वह मिलेगा कहाँ? इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट है, समुच्चय है, उसमें आपको इसका आंसर मिलने वाला है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th एंड 11th। यही है 10वां क्लास के द्विघात समीकरण और 11वां क्लास के द्विघात समीकरण में फर्क या अंतर। तो महसूस करते हैं कि आप लोगों को ये बात बहुत रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आनंददायक लगा होगा, मीठा लगा होगा, मधुर लगा होगा, प्यारा लगा होगा। चलिए अब ये तो हो गई बातें खत्म। अब आपको 10th में भी बताया गया था कि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा, बताया गया था ना। अच्छी बात है, वाकई में होता ही है। अब यहाँ पे हम आपको साबित करके बताएंगे, और यहाँ पे हम आपको साबित करके बताएंगे कि द्विघात समीकरण के 2 हल क्यों होते हैं, किस प्रकार होते हैं, हाउ, इसका जवाब अभी देंगे। तो चलिए इसको साफ करते हैं और उस तुरंत प्रूफ करते हैं। लीजिए, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला का प्रूफ आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं। सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण के 2 मूल या 2 शून्यक होते हैं। इस चीज़ को हम लोग अभी प्रूफ करके देखने वाले हैं। तो चलिए, मान लिया कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है जहां a नॉट इक्वल टू 0, जहां a का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी बता देते हैं। अगर a 0 हुआ तो x² खत्म, x² खत्म तो द्विघात समीकरण खत्म। और हमें द्विघात समीकरण के बारे में ही प्रूफ करना है, इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होगा प्यारे बच्चों। यानी x² का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, इससे द्विघात समीकरण पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये सब तो जानते हैं आप लोग। तो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a हम कॉमन लेते हैं तीनों में से। अब कहिएगा a कैसे कॉमन ले लेंगे सर, इसमें तो a है ही नहीं, इसमें तो a है ही नहीं। अरे नहीं है, फिर भी कॉमन ले सकते हैं, उसका तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। a मैंने लिया कॉमन, कहाँ से? इन तीनों में से। तो यहाँ तो a था, आराम से मिल गया कॉमन, तो क्या बच गया? x²। लेकिन इसमें तो a नहीं था, तो इसमें बाटा के नीचे a कर दीजिए। इसमें तो a नहीं था, तो c के बटा में a कर दीजिए, बराबर 0। अब जब कभी भी आप कॉमन लेते हैं तो गुना करके चेक कर लेते हैं कि मेरा कॉमन लिया हुआ सही है कि गलत है। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, चलिए, बचपन से सीखते आ रहे हैं। 4x प्लस 16 क्या कॉमन होगा? 4x प्लस 16 क्या कॉमन होगा? 4 कॉमन होगा। बिल्कुल 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचता है? x प्लस 4। अब कैसे जानेंगे कि ये कॉमन लिया हुआ सही है? है कोई प्रूफ आपके पास? है कोई जांच करने के लिए थर्मामीटर आपके पास कि आप जान सको कि मेरा कॉमन लिया हुआ राइट है या रॉन्ग है? तो हाँ, बिल्कुल यस। 4 से फिर x को मल्टीप्लाई करो, 4 से x को मल्टीप्लाई करो तो 4x, और 4 चौक 16, तो फिर से आपका क्वेश्चन जिंदाबाद है। इसका मतलब कॉमन लिया हुआ सही है। ये कॉमन का प्रूफ है। जब भी कॉमन लेते हैं, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे फिर उसको गुना करके ब्रैकेट को देखते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाता है, मतलब कॉमन लिया हुआ सही है। तो अब a से गुना करो x² में, तो ax² मिलेगा। a से b बटा ax में गुना करोगे तो सोचो a को काट देगा तो bx बच जाएगा। a से c बटा a में गुना करेंगे तो यह इस a को भी काट देगा तो यहाँ c बचेगा। इसका मतलब कॉमन लिया हुआ तो ठीक है। अच्छा, अब हम a से भाग देने पर, a से क्या करें बुआ सा? भाग देने पर, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। a से दोनों पक्षों को भाग देते हैं। अब जरा सोचो,
सोचो अगर ए से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ ए आएगा और यहाँ 0 के बटा में आएगा। चलो ए से ए का कहानी खत्म हो गया। बउआ कथी बचले हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए इक्वल टू, अब किसी भी नंबर से 0 में भाग दोगे तो 0 ही होगा। यहाँ तक ठीक है। अब आइए, अब इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को तो मैंने यूं ही लिख दिया। अब बी बटा ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहीं पे थोड़ा सा समझना है एकदम। अगर यहाँ पे समझ गए ना तो समझिए कि ये थ्योरम आप समझ ही गए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बारीकी से, हम लिखते हैं 2x और इंटू बी बटा 2a। बस रुक के समझिए, घबराइएगा नहीं, हम जल्दी छोड़कर आपको भागने वाले नहीं है, अच्छा से समझाएंगे। ये 2 से ये 2 कटेगा, बिल्कुल ऊपर नीचे में कट ही जाएगा। अच्छा तो क्या बचेगा, b बटा ए एक्स, वही तो है b बटा ए एक्स। तो कहिएगा हाँ सर ठीक है, इसको तो काट फाट के फिर से b बटा ए एक्स आ गया, लेकिन ये नौटंकी किया क्यों जा रहा है, ये ड्रामा किया क्यों जा रहा है। तो चलिए आगे समझाऊंगा मैं क्यों किया जा रहा है ये ड्रामा, ये नौटंकी, ये नुस्खा, ये दाव क्यों लगाया जा रहा है। तो इसको ए समझो, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब b के जगह क्या आ रहा है, गौर करिए, b के जगह क्या आ रहा है, तो b बटा 2a। आप क्या करो, b बटा 2a का स्क्वायर जोड़ दो और b बटा 2a का स्क्वायर घटा दो, फिर तो ये प्लस माइनस में कट जाएगा। आई c बटा a जहाँ था वहाँ है इक्वल टू 0। फिर से अच्छा से समझ लो, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो b बटा ए एक्स ये आ जाएगा, ई प्लस माइनस कट ही जाएगा, आई सी बटा ए को दे देगा। इस तरह से ये पूरे को अगर आप सरल करते हो बउआ, इस पूरे को आप सरल करते हो तो बदले में आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए ही मिलता है। इसका मतलब इसके चलते हम ये लिख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ जरा सोचो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको मिटाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तीनों मिलकर x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर हो गया। अब बचे कितने, 2, तो जो 2 बचे उसको बराबर के बाद लेकर चल जाओ, तो ये माइनस में है तो बराबर के बाद b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस c बटा a है तो उधर जाएगा तो माइनस c बटा a हो जाएगा। अब नीचे हम शायद लिखने लायक नहीं है, चलिए अब साइड में लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम मिटाएंगे। आइए तो यहाँ से ऐसे कटिंग कर देते हैं और खूब अच्छा सा जगह बना दिए। चलिए अब बउआ x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर मैंने लिखा बराबर b बटा 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर माइनस c बटा a। अब मैं x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 4a स्क्वायर और a इसका एलसीएम लेंगे, चूंकि भिन्न का घटाव बनाना है तो नीचे वाले का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपुल है ना, तो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर होगा। अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 से b स्क्वायर को गुना करो, a से इसमें का a कट जाएगा तो 4a बचेगा, तो 4ac।
चलिए, अब जब स्क्वायर हटता है प्यारे बच्चों, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। चलिए तो ये ब्रैकेट खत्म करते हैं। तो स्क्वायर हट गया, तो ये स्क्वायर हट गया है तो यहाँ पर प्लस माइनस और अंडर रूट आ गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ठीक ठाक आ गए आप लोग। अब क्या करने वाले हैं, ये प्लस बी बटा 2a उधर लेकर जाइए तो माइनस बी बटा 2a, आइए प्लस माइनस अपने जगह पर, एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डी लिख सकता हूँ। अभी बताया हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। इसका अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसको प्रायः डी से सूचित किया जाता है। तो द्विघात समीकरण चैप्टर में खूब अच्छा से याद रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, विवेचक का अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ तो रूट डी लिख दिए। आज 4a स्क्वायर तो 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल a निकल जाएगा रूट से बाहर। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करो। क्या करना है? कुछ नहीं करो। क्या करना है? कुछ नहीं करो। 2a का एलसीएम ले लो तो 2a बच गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब देखो x के कितने मान यहाँ पर मिल रहे हैं, एक प्लस चिन्ह के साथ, तनी ठीक से लिख देता हूँ मैं यहाँ, प्लस माइनस। x के दो वैल्यूज आपको यह दे रहा है, x के दो वैल्यूज को यह दे रहा है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। एक बार जब हम पॉजिटिव साइन लेकर बढ़ेंगे तो x का एक मान मिलेगा, एक बार जब हम निगेटिव साइन लेकर बढ़ेंगे तो x का एक और वैल्यू मिलेगा। इस तरह से ये हमें x के दो मानों को दे रहा है। इससे साबित हो जाता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के प्यारे बच्चों दो मूल होते हैं। यह साबित कर दिया कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो हल होते हैं। इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2a, एक ये हुआ। दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी सूत्र के जरिए बुआ, इसी सूत्र के जरिए हम लोग 5.3 वाला एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन चाहेंगे तो बना लेंगे। बस एक्सरसाइज में समझिए कुछ दम नहीं है, मतलब एक आध क्वेश्चन को छोड़कर 10 क्वेश्चन है शायद, उसमें एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा क्वेश्चन यू कैन डू, आप बना सकते हैं। आप क्या करना, जब क्वेश्चन सोल्व करने जाना तो आप a का मान, b का मान, c का मान छांट लेना। उसके बाद आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, उसको d से सूचित कर देना। उसके बाद x बराबर डायरेक्ट सूत्र लिखना, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। इसमें d का मान, a का मान, b का मान, सबका मान बैठा के थोड़ा सा सरल कर देना और आपको हाथों हाथ आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो क्या अब क्या कहें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को लेकर आप तक पहुंचेंगे। तब तक आप लोग इन सूत्रों को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए और इस थ्योरम को निश्चित रूप से आप लोग सीख लीजिएगा कि द्विघात समीकरण के दो मूल कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं। तो इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला वीडियो को देखने के लिए और मनोरंजनदायक वीडियो देखने के लिए श्रीकांत सर के इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल पर बने रहिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनती है, आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को बूस्ट करें, आप हमारा एक मेंबर बने, लाभ लें और लाभ दें, है कि नहीं। तो यही है मानवता, है कि नहीं। बस वृक्ष में पानी पटाओ तो एक दिन वो फल देता है। तो बस यही है दुनिया के रीति रिवाज, और हम ज़्यादा क्या कहें, आप तो खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो में जिसमें हम 5.3 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।